एक्सरसाइज 1.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून्स। कोई क्लास पार्टी अरेंज करनी थी तो उसके लिए स्टूडेंट काउंसिल ने 42 बैलून्स परचेज किए, ठीक है, एट रुपीज़ 1.85 ईच। हर एक बैलून की कीमत जो है वो 1.85 रुपीज़ थी। व्हाट इज़ द टोटल स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून्स। स्टूडेंट काउंसिल ने टोटल कितना पे किया बलून्स के लिए। तो अब इस क्लास पार्टी के लिए 42 बैलून्स परचेज किए गए और हर बलून की जो प्राइस है वो 1.85 थी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम इसको 42 बैलून्स को 1.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है कि बलून्स कितने परचेज किए गए। तो नंबर ऑफ बलून्स आ जाएगा 42 हमारे पास। तो सबसे पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ बलून्स। तो नंबर ऑफ बलून्स आ जाएगा। नंबर ऑफ बलून्स कितने हमारे पास 42 हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हर बलून की कॉस्ट है, तो हम इसको कॉस्ट ऑफ ईच बलून या प्राइस ऑफ ईच बलून लिख लेते हैं। तो हमने प्राइस ऑफ वन बलून लिख ली। प्राइस ऑफ वन बलून कितनी है 1.85। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 1.85 रुपीज़। नेक्स्ट अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल अमाउंट स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून्स। तो हम यहाँ पे तीसरी लाइन में टोटल अमाउंट पेड लिख लेंगे और आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड लिख ली, उसके बाद इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 42 को अगर हम 1.85 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि टोटल बैलून्स 42 हैं और हमने जो है वो हर एक बैलून की कॉस्ट जो है वो 1.85 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 77.7 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये 77.7 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 77.7 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। कुछ दोस्तों ने एक बैनर बनाया रेक्टेंगुलर शेप का जिसकी लंबाई जो है वो 4 यार्ड्स थी, ठीक है। अब आगे बता रहे हैं, दे पेड रुपीज़ 3.75 यार्ड्स। यार्ड्स पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है, गज़ के लिए इस्तेमाल होता है। लंबाइयाँ या तो मीटर में नापी जाती हैं या अभी भी कुछ आप क्लॉथ शॉप पे जाएँ तो वहाँ पे गज़ में भी वो चीज़ें पैमाइश करके देते हैं कि आपको कितने गज़ कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने 3.75 यार्ड्स दिया फॉर फैब्रिक एंड रुपीज़ 9 फॉर फर्म टू गो अराउंड द बैनर। जो बैनर के आसपास फर्म सी लगनी थी पट्टी, उसके लिए उन्होंने 9 रुपीज़ दिया। 10 यार्ड पीरीमीटर था बैनर की, जो टोटल पीरीमीटर है वो 10 यार्ड थी। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ बैनर। तो बैनर की विड्थ क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें लेंथ दी हुई है, यहाँ पे उन्होंने पीरीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे विड्थ दी है। ये दरमियान की जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें उलझाने के लिए दी हुई है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किए बगैर भी हम सिर्फ उसकी विड्थ जो है वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है वो लिख लेते हैं जो हमारे रेलेवेंट है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बैनर जो है वो 4 यार्ड्स है, तो लेंथ जो है हमारे पास 4 यार्ड्स आ गई, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमारे यहाँ काम की है वो है इसकी पीरीमीटर दी हुई है। पीरीमीटर जो है वो 10 यार्ड्स है, तो यहाँ पे पीरीमीटर हम 10 यार्ड्स लिख लेते हैं, ठीक है। और विड्थ जो है हमने फाइंड आउट करनी है। अब आपने छोटी क्लासेस में इसका फार्मूला पढ़ रखा है कि पीरीमीटर का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है, P इज़ इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप मैंने ड्रॉ कर ली है। अब रेक्टेंगुलर शेप क्या होती है, ऐसी शेप जिसके आमने सामने की जो है वो विड्थ या लेंथ जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। विड्थ मैंने इसकी ग्रीन कलर से ड्रॉ की है। जो छोटी साइड होती है उसको हम विड्थ बोलते हैं, जो लेंथ में बड़ी होती है उसको हम लेंथ बोलते हैं, सॉरी। तो ये जो है आमने सामने के बराबर होते हैं और इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसकी ये वाली साइड भी विड्थ कहलाएगी, ये वाली साइड भी विड्थ कहलाएगी। और यहाँ पे ये रेड से जो आ रहा है ये इसकी लेंथ है और ये भी इसकी लेंथ है। तो आप देख सकते हैं कि 2 लेंथ्स हैं और 2 विड्थ हैं। इस टोटल को जितना भी इसका एरिया है उसको अगर हम मेजर करें तो हमारे पास पीरीमीटर आ जाती है। तो इसलिए इसका फार्मूले में 2 कॉमन ले लिया है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 लेंथ्स के साथ, 2 लेंथ आ जाएंगी और 2 विड्थ्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले में हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम पुट कर लेते हैं। पी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 है, यहाँ पे 10 लिख लेते हैं।
और 2 इसी तरह से आ जाएगा। लेंथ हमें उन्होंने 4 दी हुई है, लेंथ की जगह 4 लिख लेते हैं। और विड्थ जो है हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे हम 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 और ये 4 प्लस विड्थ आ जाएगी। अब हम इसको 10 2 से कटिंग होगी, 2 5 ज़ार 10, तो यहाँ पे 5 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये 4 इधर प्लस का है, इक्वेशन के अब इस साइड पे ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा और विड्थ इधर ही रह जाएगी, ठीक है। तो विड्थ जो है हमारे पास आ जाएगी, वो 5 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 यार्ड हमारे पास विड्थ आ जाएगी। तो ये इसका आंसर बन जाएगा हमारा। तो ये विड्थ जो है हमारी 1 यार्ड आ गई। तो देखा आपने, इस तरह ये जो दरमियान में इंफॉर्मेशन दी गई थी उसको बगैर यूज़ किए हमने जो रिक्वायर्ड था, जो इन्होंने यार्ड की कीमत दी हुई थी उसको बगैर इस्तेमाल में लाए हमने जो है इसकी विड्थ वो फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट्स फॉर ₹200,000। एक शू फैक्ट्री के कुल जो असासा जात हैं, एसेट्स बोलते हैं असासा जात, यानी कि टोटल कितना उनके पास उस फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट है, वो है 200,000 यानी कि 2 लाख रुपीज़। ऑफ विच 3/5 इज़ द कैपिटल, जिसमें से 3/5 हिस्सा जो है वो उसका कैपिटल है। कैपिटल कहते हैं सरमाया, उसने कितना उसमें अपना पैसा लगाया। एंड रेस्ट इज़ डेबिट, और बकाया जो है उसने उसके अंदर डेबिट लगाया। डेबिट कहते हैं उधार उठा के, चाहे बैंक से लोन लिया या जिस तरह भी। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट, ठीक है। कैपिटल की अमाउंट आपने मालूम करनी है और डेबिट की अमाउंट मालूम करनी है। तो यहाँ पे उसने फार्मूला भी नीचे दे दिया है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका कैपिटल कितना है। जो दो चीज़ें हमने मालूम करी है, तो कैपिटल पहले, उससे पहले हम इसके टोटल एसेट्स लिख लेते हैं जो है 200,000 के। उसका टोटल एसेट्स कितने हैं जी, 200,000 रुपीज़। 200,000 रुपीज़ उसका है। कुल जो है वो असासे हैं। अब हमने इसमें से सबसे पहले कैपिटल निकालना है। कैपिटल जो है वो एसेट्स का 3/5 हिस्सा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कैपिटल उसका, कैपिटल जो है हमारे पास 3/5 ऑफ एसेट्स है, ठीक है जी। तो एसेट्स कितने हैं हमारे पास, 200,000। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसकी कटिंग करते हैं तो 120,000, ठीक है जी। ये 5 इससे कटेगा तो ये कटिंग के बाद 5 4 ज़ार 20 और इसी तरह से आगे 1 2 3 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। 1 2 3 4 ज़ीरो, 40,000 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 120,000 आ जाएंगे रुपीज़। तो ये हमारा एक जो है वो कैपिटल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें उसने ये फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले को हम लिखेंगे और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अच्छा जी, तो एसेट्स हमें दिए हुए हैं वो 200,000, 2 लाख रुपए। कैपिटल हमने अभी मालूम किया है 120,000 और डेबिट जो है हमने वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ये प्लस का इक्वेशन के हम इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 200,000 माइनस 120,000, ये इक्वेशन की इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू डेबिट, यानी कि उस पर कितना कर्ज है। तो अब 200,000 में से 120,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास 80,000 आ जाएगा। तो 80,000 रुपीज़ जो है उसके ऊपर डेबिट है, ठीक है। ये इसका दूसरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। जो दुनिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर था पिछले 100 सालों में, वो -82.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया एट वॉस्टक एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के अंदर ये जगह है, ऑन जुलाई 1983, जुलाई 1983 में। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स। इस टेम्परेचर को आपने फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फार्मूला भी गिवन है ऑलरेडी। फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और इसी तरह से केल्विन का जो है वो C प्लस 273। तो जस्ट हमने इस फार्मूला में C की वैल्यू पुट करनी है तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद, और इसी तरह से केल्विन में भी आ जाएगा। तो
तो सबसे पहले टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट मालूम कर लेते हैं। फार्मूला ये है, F लिख लेते हैं और 9/5 और डिग्री सेल्सियस की जगह ये -82.2 डिग्री सेल्सियस, -89.2 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इस फार्मूला के मुताबिक आ जाएगा। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस हिस्से को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इसको डिवाइड करेगा और साथ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -160.56 प्लस 32। माइनस में से ये निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा जो है वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट। तो एक तो ये हमारा आंसर आ। नेक्स्ट है जी टेम्परेचर इन केल्विन हमने फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला गिवन है कि उसी तरह से लिख लेते हैं। सी की जगह जो रिकॉर्ड किया गया था -89.2 प्लस 273, इनको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 183.8 केल्विन्स आ जाएगा। ठीक है, केल्विन के साथ डिग्री यूज़ नहीं होता। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों जो है हमारे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट्स में भी आ गया है -128.56 और केल्विन में 183.8 केल्विन जो है इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट। पेनलाइज मतलब कंपनी को जुर्माना किया था गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक, फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी कुछ कम हो गई थी। इफ़ अ कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, अगर कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर से मुराद हिस्सेदार, क्या क्या नाम है उनका, फ़रा, मरियम एंड तहरीम। इन 3 लोगों ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। ये तीनों इसके शेयर होल्डर्स हैं, मालिक हैं। इन्वेस्टिंग इन अ रेशो ऑफ 1:2:3, यानी कि जो पहला नाम है फ़रा का, उसका हिस्सा 1 है, मरियम ने 2 हिस्से शेयर किए हुए हैं और तहरीम ने 3 हिस्सा शेयर किया हुआ है। एंड अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो है वो 456,868.97 रुपीज़ जो है वो उनको जुर्माना हुआ था। ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाई ईच ऑफ द शेयर होल्डर। तो हर एक के जो है शेयर होल्डर, यहाँ पे जो फ़रहा, मरियम और तहरीम है, इनको कितना कितना जो है वो फ़ाइन पे करना पड़ा है। ठीक है, तो ये सिंपल रेशो का क्वेश्चन है। पहले हम इन तीनों की रेशो को सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 1 + 2 + 3 वो 6 आ जाएगा हमारे पास। फिर उसमें से हम 1 बाई 1 हर एक का शेयर निकाल लेंगे कि इस पेनल्टी में उसको कितना हर एक को हिस्सा डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिख के यहाँ पे लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो थी हमारे पास उसको लिख लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ पेनल्टी आ गई हमारे पास 456,868.97 रुपीज़ उनको जुर्माना हुआ था। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं कि रेशो ऑफ शेयर क्या है इन सब। ये रेशो ऑफ शेयर जो है मैंने यहाँ से उठाई है। एक बात इन वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा आप याद रखें कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है आप उसको पहले लिस्ट डाउन कर लें। ठीक है, जैसे कि हमें अमाउंट ऑफ पेनल्टी गिवन है उसको हमने लिख लिया। अब रेशो ऑफ शेयर होल्डर जो है वो अहम इन्फॉर्मेशन है कि हर एक का कितना कितना शेयर है, तो ये आपने लिख लेनी है रेशो ऑफ शेयर। अच्छा जी, अब रेशो ऑफ शेयर होल्डर्स में पहले इन तीनों के नाम लिख लिए और फिर इनकी रेशो लिख ली कि 1:2:3। तो फ़रा की जो है वो रेशो कितनी है, 1। मरियम का जो है वो 2 शेयर्स हैं इसमें और तहरीम के 3 शेयर्स हैं। ठीक है, अब इन रेशोज़ का हम टोटल कर लेते हैं। सम ऑफ रेशो या टोटल ऑफ रेशो लिख जी। तो इनको सम कर लेते हैं। 1 + 2 + 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6 आ गई रेशो। तो अब हम हमारे पास टोटल शेयर आ गया, तो हम 1 बाई 1 इस पेनल्टी को लिख के तो इनका जो है वो हिस्सा मल्टीप्लाई करेंगे। मसलन फ़रा का 1/6 आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली मरियम का इसमें 2/6 आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पेनल्टी से, तो उसका पेनल्टी का शेयर निकल आएगा। इस तरह से 3/6 लिख के इस पेनल्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें तहरीम का हिस्सा निकल आएगा। तो फ़रा का शेयर आ जाएगा यहाँ पे 1/6, क्योंकि इसका 1 हिस्सा है और टोटल शेयर हमारे पास 6 है। उसका शेयर डिवाइडेड बाई टोटल शेयर और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो फ़ाइन हुआ था 456,868.97 से। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 76,144.83 रुपीज़। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया या पहला शेयर निकला है हमारे पास
सेकंड शेयर जो है वो मरियम का शेयर निकाल लेते हैं, शेयर ऑफ मरियम। तो मरियम का शेयर लिख लिया, उसका शेयर है 2 और टोटल शेयर है हमारे पास 6 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो फाइन हुआ था इनको, ये पेनल्टी बढ़ जाए 456,868.97। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 152,289.66 रुपीज़। ये जो शेयर है ये इससे ऑब्वियसली डबल होगा क्योंकि इसका 1 हिस्सा था, तो इसका जो है वो 2 हिस्से हैं, तो ये 76 को जो है वो इससे डबल हो जाएगा। तीसरा शेयर जो है वो तहरीम का आ गया हमारे पास। तहरीम के जो है वो हिस्सा 3 था, तो 3 डिवाइडेड बाई टोटल शेयर और मल्टीप्लाई बाई वही पेनल्टी 456,868.97। ठीक, तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगी 228,434.49 रुपीज़। तो ये हर एक का शेयर आ गया, जिस तरह से इनके शेयर्स थे उसी तरह से हर एक का हिस्सा बढ़ा। जिसका 1 शेयर था उसका 76,000 है, जिसका दूसरा शेयर है वो 152,000 और जिसका तीसरा है वो 228,000। अब आप अपने इस आंसर को जो है वो टैली भी कर सकते हैं। ये तीनों हमारे पास फाइनल आंसर्स आ गए। तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम हो और आप ये चेक करना चाहें, क्रॉस वेरीफाई करना चाहें कि ये आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो आप इन तीनों अमाउंट्स को 228, 152,000 और 76,000, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आने चाहिए? टोटल पेनल्टी के इक्वल। अगर ये टोटल पेनल्टी के इक्वल आ जाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है।